नमस्कार दोस्तों। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आई होप लास्ट क्लास में आपने देख लिया होगा अपने पूरे ऑडिट का ओवरव्यू। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख ले। आपको ओवरव्यू पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आने वाले चैप्टर्स के लिए। तो देखिए, मैं कवरेज कैसे करूँगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक तो स्टडी मैट पूरी कवर करूँगा। स्टडी मैट के अलावा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हम क्या क्या कवर करेंगे। एक तो हम अपनी पूरी स्टडी मैट कवर करेंगे, प्लस हमारे जितने भी क्वेश्चंस है पास्ट ईयर्स के, एमटीपी आरटीपी, वो भी हम कवर करेंगे जो कि स्टडी मटेरियल में नहीं है, क्योंकि वो भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, रेलिवेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे बच्चों। और इसके अलावा हम क्वेश्चंस के अलावा हम क्या करेंगे, जितने भी मतलब आईसीएआई क्वेश्चन पूछ सकता है फ्यूचर के लिए वो भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो आप क्या करेंगे, मेरे साथ स्टडी मैट खोल लीजिए, स्टडी मैट में मार्क कर लीजिए, और जो मैं क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बताऊंगा वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। उसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो डोंट वरी। और इवन मैं आपको इस स्टडी मटेरियल की भी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जो भी मैं नोट करवा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, नोट मेरे साथ करते रहना। एक ये ना ब्लैक, नहीं ब्लू पेन ही ठीक है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो देखो जानते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखो, चैप्टर नंबर 1 है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का क्या मतलब है, देखो मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि आपकी ऑडिट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप प्रमोशन नहीं कर सकते हो अपनी सीए फर्म का, तो आपकी ऑडिट इतनी अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब आप आगे जाके ऑडिट करोगे जिस भी क्लाइंट की, तो वो क्लाइंट आपको रेफ़र करेगा, दूसरे क्लाइंट्स आपके पास भेजेगा। ऐसे ही हम एज अ ऑडिटर काम करते हैं। तो ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तभी तो आपको कोई रेफ़र करेगा ना। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गेन द नॉलेज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल और इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन एन फर्म। ठीक है, ये है। और दूसरा है हम एसक्यूसी और 220 के बारे में पढ़ेंगे। SQC 1 और SA 220 के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं असलियत में बताऊं तो SQC 1 और SA 220 बिल्कुल सेम है, आपस में बिल्कुल सेम है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। आपको ये पता चलेगा धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ोगे, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन में कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको सिखाता हुआ चलूँगा। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक बात बता देता हूँ। देखो, मैंने कल भी आपको बताया था, ये होती है हमारी सीए फॉर्म। आज थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देता हूँ। वो हम एक कंपनी की ऑडिट करने जाते हैं, लेट से। ठीक है, हम कंपनी की क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं। तो ऑडिट करते हुए मेरे को पता चला कि मेरी सीए फर्म में कौन कौन लोग हैं। तो पहले तो मैंने देखा कि कितने सारे हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारे पास बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हमारे पास स्टाफ की भी कोई कमी नहीं है, स्टाफ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ठीक है। और मैंने कहा कि हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हैं, वो स्टाफ्स जितने ही आर्टिकल्स हैं हमारे पास। तो मैंने कहा कि इस कंपनी की मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ, तो क्या सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट चले जाएंगे? आंसर इज़ नो। हम एक बनाएंगे एंगेजमेंट टीम। एंगेजमेंट टीम। तो मैंने कहा कि इस एंगेजमेंट टीम में से एक पर्सन यहाँ पर आ जाएगा। मान लो मैंने बोला कि 2 स्टाफ के मेंबर आ जाएंगे और 3 आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो ये जो 2 लोग यहाँ से और 3 लोग यहाँ से आ रहे हैं, इसे बोलते हैं हम एंगेजमेंट टीम। ठीक है, ये इसे बोलते हैं हम एंगेजमेंट टीम। तो मैंने ये टीम बनाई है अपनी, जो कि ऑडिट करने जाएगी किसकी, इस कंपनी की। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब मैं बात करूंगा कि एंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है। देखो, इस टीम को जो लीड करेगा ना उसे बोलते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। मतलब ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा ना वो इसको लीड करेगा। क्या ये सीए ही होना चाहिए या कुछ कोई और पर्सन भी हो तो चलेगा, एमबीए भी चलेगा? आंसर इज नो। ये इसका सीए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सीए हो, सीए की प्रैक्टिस कर रहा हो, फुल टाइम प्रैक्टिस में भी होना चाहिए ये बंदा। या तो ये हमारा पार्टनर हो या अदर पर्सन हो वो चलेगा, लेकिन फुल टाइम प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो हमारी एम्प्लॉयमेंट में भी है तो फुल टाइम प्रैक्टिस में होना चाहिए, प्रैक्टिस ही कर रहा हो। ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये सीए होना चाहिए, ये हम समझ गए हैं। तो ये सारे के सारे लोग हमारे इसकी कंपनी में ऑडिट करने जाएंगे। ठीक है, हमें समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखो, ये देखो, ये मैं आपको बताता हूँ। तो चैप्टर ओवरव्यू में आ जाओ। ये SQC 1 देखो, SQC 1 क्या होता है। SQC 1 जब भी आप कहीं भी कोट करोगे अपने उसमें क्या नाम है आंसर में, तो आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, ऐसे ही ऐसे 220 में भी पूरा लिखना है। अच्छा, ये लिखना तो है, इसका मतलब तो बता दो सर। मैंने याद है आपको पिछली क्लास में 4 एंगेजमेंट्स के बारे में बताया था। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। कौन कौन सी एंगेजमेंट थी? एक तो आपकी पहली तो ऑडिट की थी, राइट। दूसरी आपकी किसकी थी? आपकी रिव्यू की थी। और तीसरी क्या थी? आपकी रिलेटेड पार्टी थी,
रिलेटेड पार्टी में लिख देता हूँ, रिलेटेड पार्टी सर्विसेज जो थी। चौथी आपकी क्या थी, एश्योरेंस की थी। मैंने आपको चारों एंगेजमेंट्स के बारे में बताया था। तो देखिए आपके ये चारों की चारों एंगेजमेंट SQC1 में आ जाती है, ठीक है। SQC1 इन चारों एंगेजमेंट्स के बारे में बात करता है, मतलब ये जितनी भी चीज़ें बताएगा आने वाले टाइम में वो इन चारों के बारे में बताएगा। लेकिन जो SA 220 है ना, वो बस ऑडिट के बारे में ही बोलता है, मतलब SA 220 बस ऑडिट के बारे में बोलेगा। लेकिन SQC1 को देखो, ये चारों के बारे में बोल रहा है। ये देखो यहाँ पर आपका रिव्यू भी हो रहा है ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एश्योरेंस सर्विसेज भी है, रिलेटेड सर्विसेज भी है, और आपका ऑडिट्स भी है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना भी हमें समझ आ गया। अब इसके आगे आ जाओ, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना बस वो पढ़ना है, बाकी सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये SQC1 हम पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। SQC1 पहले वही नेम दे रखा है कि ये चारों एंगेजमेंट पे अप्लाई होता है। तो इसका जो नाम है ना SQC1 का, वो उसकी जो हेडिंग है SQC1 की, वो चारों मतलब इन्होंने चारों एंगेजमेंट के नाम ही लिखे हुए हैं कि क्वालिटी कंट्रोल हम किसका कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल हम फॉर इन चारों एंगेजमेंट्स का कर रहे हैं। तो ठीक है, ये इसका नाम है। अब देखो यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पूरा यहाँ तक पढ़ो, क्या बोल रहा है। SQC1 requires that the firm should establish a system of quality control। SQC1 चाहता है कि आप फर्म में एक ऐसा सिस्टम स्टैब्लिश करें जो कि डिज़ाइन टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस, जो कि आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हो। रीजनेबल एश्योरेंस का क्या मतलब है, आपको एब्सोल्यूट और कॉन्क्रीट एश्योरेंस नहीं दे रहा, आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है, ठीक है। दैट द फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। और ये बता रहा है कि जो आपके पर्सनल है, मतलब जो आपकी CA फर्म के अंदर जो भी लोग आते हैं, जो एंगेजमेंट टीम के, और जितने भी मतलब जितने भी मैंने ये ऊपर टीम बताई थी ना आपको, ये वाली जो पूरी टीम बताई थी, ये पूरी की पूरी जो आपकी मतलब CA फर्म के अंदर पर्सनल है, इसे बोलते हैं पर्सनल। तो वो सारे पर्सनल आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो, और रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहे हो, और रिपोर्ट इशूड बाय द फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर आर एप्रोप्रिएट द सर्कमस्टांसेस। जो भी आप रिपोर्ट देंगे वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड कंसिस्ट ऑफ पॉलिसी। जो भी आपकी क्वालिटी कंट्रोल जो होगा आपकी फर्म का, वो उसके अंदर जो पॉलिसी डिज़ाइन होंगी वो इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने चाहिए। द क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड अप्लाइज टू ऑल द फर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब है, जो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स जो होंगे ना आपके, वो सारी की सारी फर्म्स पे अप्लाई होंगे, मतलब हर तरीके की फर्म पे अप्लाई होंगे। अगर आपकी फर्म सोल प्रोप्राइटर है तो उस पर भी होंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं एक मिनट। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो भी आपके फर्म पे होंगे। इसके अलावा अगर आप सोल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आपके उस पे होंगे, और इसके अलावा आपकी अगर पार्टनरशिप फर्म है तो भी आप पे अप्लाई होगा, ठीक है। ठीक है, ये तो हम समझ गए, मतलब तीनों पे अप्लाई हो जाएगा। ओहो, ये मैंने इसमें क्यों लिख दिया। सोल प्रैक्टिस, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, तीनों पे अप्लाई हो जाएगा, मतलब सब पे अप्लाई हो जाएगा ये। अब आप कहोगे वो कंपनी एसोसिएट्स, हाँ वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ बस यहाँ पर। इसके अलावा हम आगे पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के। देखो एलिमेंट 6 एलिमेंट्स होते हैं। इन एलिमेंट्स को हम डिटेल में इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस इस चैप्टर में यही है और कुछ नहीं है। क्या है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी विद इन द फर्म। आपकी फर्म में एक लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक क्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा, ये लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन फॉलो करेगा, जो भी टीम का, जो एंगेजमेंट टीम का जो भी मतलब हेड होगा वो करेगा ऑब्वियसली। एथिकल रिक्वायरमेंट आपको देखनी है, जिसमें आप इंडिपेंडेंस को देखोगे, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस, क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट पढ़नी है। ये कि मतलब आपको मतलब जैसे कि मान लो आपने कोई एंगेजमेंट कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, या फिर आपने पहले मतलब कोई नई एंगेजमेंट आई है तो उसको करना है कि करना है। ह्यूमन रिसोर्सेज देखेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब खुद की टीम ही हो गई, मतलब खुद के लोग हो गए, एंगेजमेंट के खुद के पर्सनल हो गए। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस देखेंगे। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में हम रिव्यू के बारे में पढ़ेंगे, वो उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। और फिर आएगा मॉनिटरिंग, और इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी आता है। और इसके बाद मॉनिटरिंग आएगा। मॉनिटरिंग क्या होता है वो भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा।
उसके ऊपर क्वेश्चन बनता नहीं है, एक क्वेश्चन बनता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको मॉनिटरिंग के बारे में बताऊंगा, और मॉनिटरिंग और इसमें एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में रिव्यू और मॉनिटरिंग में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यही इस डायग्राम में दे रखा है, इसको एक बार देख लेना। इसके बाद सबसे पहले आ जाओ, एक मिनट। तो सबसे पहले आ जाओ लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी विद इन द फर्म। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। जो पहला हमारा जो पॉइंट है वो ये है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले SQC1 requires firms to establish policy and procedure designed to promote an internal culture based on recognition that quality is essential performing engagement। पहली बात तो आप अपना ही एक है ना इंटरनल कल्चर बनाओ, ताकि आप एक अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर पाओ अपनी फर्म के अंदर। Such policies and procedures should require the firm chief executive officer or the managing partner to assume ultimate responsibility of the firm system of quality control। जो भी मतलब, और इस क्वालिटी को है ना कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, वो फर्म का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और फर्म का मैनेजिंग पार्टनर जो भी होगा ना, मतलब जो हेड पोजीशन पे होगा, वो इस क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब वो हेड पोजीशन पे होगा, वो देखेगा कि मेरी फर्म के अंदर क्वालिटी अच्छे से बन रही है कि नहीं बन रही। अब है ना इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ, पूरी ऑडिट पढ़ने के लिए ना हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड में कंपनी रखो। आप अपनी सीए फर्म इमेजिन करो, आपकी सीए फर्म में कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जो हेड पोजीशन पे होगा, और वही पूरी कंपनी की भागदौड़ देखता होगा, वो क्लाइंट्स लेके आता होगा, सब कुछ देखता होगा। आप खुद देखो, उसका जैसा बिहेवियर होगा ना, पूरी फर्म का सेम टू सेम बिहेवियर होगा। आपका अगर वो जो सीए पार्टनर होगा, वो जो सीए हेड होगा, अगर वो बहुत जॉली नेचर का होगा, तो आप देखना सारे के सारे आर्टिकल स्टाफ सबका जॉली नेचर होगा, सब मज़े से ऑडिट करते आते होंगे। लेकिन अगर उसका जो वो है पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ज़्यादा बुक की नॉलेज और इन सब पे होगा ना, और बहुत ज़्यादा मतलब जैसे सेक्शंस और बहुत ज़्यादा लर्निंग पावर पे होगा, तो देखना पूरी फर्म ना उसी के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन, बहुत साइलेंट, बहुत ज़्यादा मतलब स्टडीज़ को इंपॉर्टेंस देने वाली इस टाइप की होगी। आप देख लेना, जैसा बंदा होता है ना, जैसी वो क्वालिटी मेंटेन करता है, वैसा ही पूरी फर्म होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे यहाँ से मार्क करो, ऑडिट क्वालिटी इज पैरामाउंट इन ऑल एंगेजमेंट्स। पैरामाउंट का क्या मतलब है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब मार्क कर लो यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो ऑडिट क्वालिटी है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी एंगेजमेंट्स के लिए, चाहे कोई भी एंगेजमेंट हो, ऑडिट के लिए या फिर आप एश्योरेंस सर्विस दे रहे हो, रिव्यू सर्विसेज दे रहे हो, रिलेटेड पार्टी दे रहे हो। यार ज़रूरी थोड़ी ना है कि बस ऑडिट की यहाँ बात हो रही है। SQC1 में तो आपकी चारों एंगेजमेंट्स की बात हो रही है। तो आप कोई भी सर्विसेज दे के आ रहे हो, चाहे आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दे के आ रहे हो, आप उनकी बैलेंस शीट बना के आ रहे हो, तो ऑडिट क्वालिटी तो देखो सब में होनी चाहिए। मतलब आपके अंदर वो क्वालिटी होगी तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे, राइट। इट इज नॉन नेगोशिएबल, ये नॉन नेगोशिएबल है। इन दिस रिगार्ड इट शुड इंश्योर दैट क्या क्या ये इंश्योर करेगी, द फर्म असाइंड इट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट कमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवररेट द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। इसका क्या मतलब है? देखो, आपकी है ना कमर्शियल कंसिडरेशन का क्या मतलब है, वो ओवरराइड नहीं होनी चाहिए क्वालिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म। देखो, कमर्शियल कंसिडरेशन का मतलब है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लिख लो यहाँ पर, मान लो आपका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट, आपको मान लो किसी ने, क्लाइंट ने बोला कि मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, आप पहले दिन ऑडिट पे आए, आप टॉयज़ की कंपनी में गए, उसने क्या किया, आपको अच्छे अच्छे टॉयज़ दे दिए जो बहुत महंगे महंगे होते हैं, उसने बोला कि आप रख लो। फिर आप ऑडिट करते वक्त सोचोगे कि यार ठीक है, ये बंदा देखो ना कितना अच्छा है, इसने मुझे क्या क्या कितना अच्छा अच्छा दिया है। तो ये चीज़ आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये ओवरराइड नहीं होनी चाहिए आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। जैसी आपकी क्वालिटी है काम करने की, वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए। कमर्शियल कंसिडरेशन कभी भी आगे नहीं आनी चाहिए। The firm policy and procedure addressing performance evaluation, compensation and promotion with regard to personnel are designed to demonstrate the firm overall committing to quality। यही सेम चीज़ कह रहा है। इसके बाद है, द फर्म डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेज टू द डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ इट्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी। फर्म को बहुत ज़्यादा मतलब अपने रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर है आर्टिकल्स, जो टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको है ना डॉक्यूमेंटेशन पे भी काम करना है, उनको सफिशिएंट टाइम देना है कि वो अपना डॉक्यूमेंटेशन कर पाएँ, और मतलब क्वालिटी कंट्रोल के लिए मतलब पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में सपोर्ट कर पाएँ, ठीक है।
तो ये पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ा है ना, ये इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, इसको आपको क्वेश्चंस में लिखना पड़ेगा। जब भी आप SQC 1 लिखोगे और इससे रिलेटेड कुछ बात हुई है तो आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक बार ये सेकंड पॉइंट दोबारा देख लो। इसमें मैंने ये बोला था कि जो फर्म पॉलिसी एंड प्रोसीजर है ना, वो आप जो फर्म पॉलिसी एंड प्रोसीजर है जिसमें आपका जो भी आप उनको कंपनसेशन दे रहे हो, अपने पर्सनल को जो भी आपके लोग हैं उनको प्रमोट कर रहे हो, उनको इंसेंटिव दे रहे हो, वो भी मतलब ये दिखाने चाहिए कि आप कितनी अच्छी क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, टेस्ट योर नॉलेज का। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि देखो मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ। एक है ना ABC एसोसिएट है, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक फर्म है, इसके पास XYZ लिमिटेड आया। इसने का मतलब ये आया काम के लिए, इसने बोला कि हमारे यहाँ ऑडिट करनी है। हमें पता चला कि जो प्रमोटर है ना इनका, वो क्लोज फैमिली में फ्रेंड है ऑफ अ मैनेजिंग पार्टनर ऑफ ABC एंड देखो यहाँ पर फैमिली फ्रेंड है, वो क्लोज एसोसिएट एंड क्लोज एसोसिएट भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक तो इंडिपेंडेंस का खतरा आ गया, ठीक है। इसके अलावा ये बोल रहा है कि लास्ट ईयर ना इनके ऊपर कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी का कुछ मतलब चल रहा था, कोई केस वेस चल रहा था। अब इन्होंने बोला कि एग्जिस्टिंग ऑडिटर ऑफ XYZ रिज़ाइन, तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर ने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया। और XYZ ने हमें बोला कि मैं ना तुम्हें 25% ज़्यादा फीस दूंगा, क्या आप हमारे लिए काम करोगे। तो A हैज़ द स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन टू फर्म टू एक्सेप्ट द ऑडिट। तो A ने कहा ठीक है। तो देखो व्हाट आर द अंडरस्टैंडिंग, तो क्या आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द टोन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्म एंड एसोसिएट्स चार्टेड अकाउंटेंट एंड व्हाट आर द कंसिडरेशन वन शुड एक्सरसाइज टू अपहोल्ड द क्वालिटी ऑफ द फर्म। तो देखो इसके लिए ना एक बार लास्ट में आ जाओ, मैं लास्ट में ही चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेज नंबर की टेक नहीं, इसके नीचे होगा, ये रहा आंसर टू द अंडरस्टैंडिंग। देखो इसमें क्या बोला है, इसने है ना क्या बोला है, देखो ध्यान से देखना। पहले तो है ना गिवन सिचुएशन समझा देना कि क्या बोला है इस पूरे केस में, हमने पूरी बात अपनी रख देंगे। उसके बाद हमने क्या बोला, इसके बाद हमने बताया इसके बाद है ना यहाँ आ जाओ, आपको ये पूरा का पूरा लिखना है, ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो अभी हमने पढ़े थे लीडरशिप के अंदर। उसमें आपको ये सेकंड पॉइंट नया मिलेगा, द फर्म पॉलिसी एंड प्रोसीजर इन रिलेशन टू द पर्सनल आर डिज़ाइन टू डेमोन्स्ट्रेट ओवर मतलब कमिटमेंट टू द क्वालिटी, ओवर राइडिंग कमिटमेंट टू द क्वालिटी। मतलब जो हमारे प्रोसीजर और पॉलिसीज़ होने चाहिए ना पर्सन के लिए, पर्सनल का क्या मतलब है, जो हमारी फर्म के लोग हैं उनके लिए अगर जो भी पॉलिसीज़ हैं वो हमारा ओवरराइड करना चाहिए कमिटमेंट ऑफ क्वालिटी, मतलब वो दिखाने चाहिए कि हम कितनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आप लिख लोगे। इसके बाद है ना यहाँ आ जाओ, ये पैरा पूरा पढ़ लो। इसमें क्या लिखा है, द मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म। देखो मैनेजिंग पार्टनर एक तो क्लोज है, ठीक है, प्रमोटर से। द मैटर शैल बी बॉट इन द नॉलेज अकॉर्डिंग टू द SQC 1 एज इट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंस का खतरा यहाँ पर आ रहा है एंड मैनेजिंग पार्टनर, ठीक है। और फर्दर मैटर इंक्वायर्स दैट द प्रीवियस, और इन्होंने क्या किया, एक और चीज़ यहाँ पर आ रही है प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट की, कि उन्होंने रेस किया क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द प्रपोज्ड क्लाइंट। मतलब इंटीग्रिटी पे यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि एक बंदा छोड़ के चले गया, क्योंकि लास्ट ईयर इनके ऊपर केस लगे थे और अब ये हमें ज़्यादा फीस दे रहे हैं। SQC 1 फर्दर रिक्वायर्स फर्म टू कंसिडर बिफोर एक्सेप्टिंग। मतलब ये भी बोल रहा है, हम आने वाले मतलब हेडिंग्स में ये पढ़ेंगे, आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। SQC 1 ये भी देख रहा है कि भैया पहले है ना कंसिडर कर लो सारे पॉइंट्स को जो बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है। दैट क्लाइंट डज नॉट लैक इंटीग्रिटी, कि वो इंटीग्रिटी तो नहीं लैक कर रहा, वो हम देख लो। फिर ऑल दीज फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आप देख लो बिफोर एक्सेप्टिंग। कौन से फैक्टर्स, ये वाले फैक्टर्स, तो ये फैक्टर्स लिख देना, बस इतना ही आपको पेपर में लिखना है। सिचुएशन समझा देना कि सिचुएशन में हो क्या रहा है। देखो सिचुएशन के कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटते ज़रूर हैं। और उसके बाद ये पैरा और ये पैरा एक बार लिख देना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्टार्टिंग में, कहाँ से छोड़ा था हमने, यहाँ से, ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम एथिकल रिक्वायरमेंट पे। तो ये दूसरा है एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो देखो एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या कह रहा है, तो एथिकल रिक्वायरमेंट पे क्या कोई क्वेश्चन है, आंसर इज़ यस है।
लेकिन हम उसको बाद में करेंगे। तो पहले है ना हम एथिकल रिक्वायरमेंट को पढ़ लेते हैं। देखो एथिकल रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है, द फर्म शुड स्टैब्लिश प्रोसीजर, पॉलिसी और प्रोसीजर फर्म को बनाने चाहिए जो कि रीजनेबल एश्योरेंस दे। ठीक है, दैट फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंटेन इन द कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय ICI। ठीक है, इसको लर्न कर लो क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चंस में ना जगह जगह लिखना होगा। इवन मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा जिसमें हमने लिखा है बीच बीच में। तो आपको पॉलिसी प्रोसीजर ऐसे बनाने चाहिए जो कि रीजनेबल एश्योरेंस दे पाए और जो आपके फर्म के पर्सनल है ना वो कंप्लाई कर पाए रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट को, लॉ को, और जो भी कोड ऑफ एथिक्स ICI ने दिए हैं उनको। कोड ऑफ एथिक्स क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स हैं, वो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। द कोड स्टैब्लिश द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स विच इंक्लूड इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। तो कोड के अंदर ये सारे प्रिंसिपल हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल शुड बी एम्फसाइज बाय, एम्फसाइज का क्या मतलब है, ये कोर आइडियाज़ हैं, मतलब इन सारे प्रिंसिपल्स के क्या क्या, द एक्शन ऑफ लीडरशिप ऑफ द फर्म, स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग और प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद नॉन कंप्लाइंस। ठीक है, ठीक है, तो इनको भी याद करना है क्योंकि ये हम पॉइंट्स में यूज़ करेंगे हम बाद में। इसके बाद हम बात कर रहे हैं द ऑब्जर्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन ऑल एंगेजमेंट इज फाउंडिंग रिक्वायरमेंट। देखो जो इंडिपेंडेंस है ना वो तो आपकी फाउंडिंग रिक्वायरमेंट है, वो तो आपको चेक करनी ही करनी है। हम ये एथिकल रिक्वायरमेंट में जो आए हैं ना, एथिकल रिक्वायरमेंट के ना ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लो, ये पेपर में नहीं लिखना। इंडिपेंडेंस, ये पॉइंट ही इंडिपेंडेंस के बारे में है, मतलब जो आपकी CA फर्म है ना वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए उससे, आपकी जहाँ पर भी आप काम करने जा रहे हो उसमें आपके कोई भी पर्सन भी उनसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तभी तो आप ऑडिट अच्छी कर पाओगे, तभी तो आप उन पे अच्छे ओपिनियन दे पाओगे। द फर्म शुड इस्टेब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिज़ाइन टू प्रोवाइड विद रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया। और जो पर्सनल है वो आपका मेंटेन कर रहे हो इंडिपेंडेंस बाय द कोड, सच पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड इनेबल। इसको ना एक बार मार्क कर लो क्योंकि ये है ना आने वाले उसमें हमें लिखेंगे, मैं सारा मार्क कर रहा हूँ, इसको अच्छे से लर्न करना है क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में ये पॉइंट्स बनेंगे। ये क्या कह रहा है, आपका जो भी मतलब जो भी आपके पर्सन है, मतलब जो कंपनी में काम करते हैं, वो मेंटेन करेंगे इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड बाय द कोड और सच पॉलिसी एंड प्रोसीजर इनेबल फर्म टू कम्युनिकेट इन इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड टू इट्स पर्सनल। हम ये कम्युनिकेट करते हुए चलेंगे, मतलब जो पर्सनल है ना वो उसको कम्युनिकेट करते हुए चलेंगे कि भैया तू इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, जो भी आने वाली कंपनी में हम काम कर रहे हैं ये हमें पहले से पता होना चाहिए। हम आइडेंटिफाई करेंगे, इवेल्यूएट करेंगे रिलेशनशिप दैट क्रिएट्स थ्रेट टू द इंडिपेंडेंसी। अगर आपके हमारी इंडिपेंडेंसी में कोई थ्रेट आ रहा है तो उसको हम पहले से ही आइडेंटिफाई करते हुए चलेंगे, एलिमिनेट करेंगे उस थ्रेट को, रिड्यूस करेंगे उस थ्रेट को, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सेफ गार्ड, मतलब उसको कम से कम लेवल पे ले जाएंगे। जैसे अगर मान लो मैं CA फर्म में हूँ, ठीक है, मैं एक CA फर्म में हूँ, मेरा जो एक सामने, जैसे मैं एक CA फर्म में हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं CA फर्म में हूँ और मैं जिस कंपनी में ऑडिट करने जा रहा हूँ, हो सकता है मेरा उधर कोई दोस्त हो, तो दोस्त चलेगा यार। ये तो देखो लोअर लेवल पे साइड आ गया, दोस्त है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी इंडिपेंडेंस की बात तो आएगी बट इतनी ज़्यादा नहीं, वो तो दोस्त ही है ना, दोस्त कोई वो थोड़ा ना है, मेरा कोई भांजा चाचा ताऊ थोड़ा ना लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी देखो इंडिपेंडेंस की बात तो आ रही है लेकिन बहुत लोअर लेवल पे आ रही है, दोस्त है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने खुद के मतलब CA के जो वो होते हैं ना एथिक्स होते हैं उनको, ड्यू डिलिजेंस जैसे एथिक्स होता है हमारा, उसको मतलब नज़रअंदाज नहीं करूँगा दोस्त के उस पर। मैं कहूँगा यहाँ गलती कर दी, यहाँ और दोस्त को बचा लिया तो हो सकता है मैं कल को फंस जाऊँ, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा। तो हम ये मान के चलते हैं, तो हम लोअर लेवल पर उनको ले आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से all branches of independence should be promptly notified to the firm of appropriate action. It objective to ensure the independence required are satisfied। ठीक है, इसके बाद एटलीस्ट एनुअली, इसको मार्क कर लो, मैं ना इसको मार्क ही करवा देता हूँ आपको, एक मिनट। देखो एटलीस्ट एनुअली, आपको कम से कम एनुअली ना एक रिटर्न कन्फर्मेशन ले लेना चाहिए, एक रिटर्न कन्फर्मेशन लेने चाहिए, किससे, टू प्रोसीड्यूर एंड रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ रिक्वायर्ड कोड। आप रिटर्न कन्फर्मेशन ले लेंगे अपने ही खुद के लोगों से, अपने ही खुद के फर्म के पर्सनल से कि भैया एनुअली तो ले ही लेंगे। इसको ना मार्क कर लो MCQ के लिए, यहाँ मैं मार्क करवा देता हूँ इसको MCQ के लिए।
MCQ क्या है, ये सच में इंपॉर्टेंट है, एनुअली आपको लेना होता है एक रिटर्न कन्फर्मेशन, मतलब एटलीस्ट है ये, एनुअली तो ले ही लो, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पर। SQC1 ले स्पेशल इंफॉर्मेशन फैमिली थ्रेड। देखो फैमिलियरिटी थ्रेड पे कैसे आ रहा है, यूजिंग यूजिंग द सेम सीनियर पर्सनल। देखो कई बार क्या होता है, मैं इसको ना डिटेल में बता देता हूँ। देखो क्या होता है, हमारी CA फर्म है, ठीक है, CA फर्म से राम जा रहा है ऑडिट करने के लिए, राम जा रहा है यहाँ पर ऑडिट करने के लिए, CA राम CA फर्म में CA राम जा रहा है कंपनी की ऑडिट करने के लिए। देखो हो सकता है कि अब उसको है ना, मैं 1 साल भेज रहा हूँ, 2 साल भेज रहा हूँ, 3 साल भेज रहा हूँ, 4 साल भेज रहा हूँ, मैं कहा यार राम को अच्छी तरह ऑडिट आती है, तू ही जा। लेकिन भाई कितने साल, क्योंकि एक ना एक टाइम तो ऐसा आएगा CA राम भी वहाँ जाएगा, वो कहेगा कि भैया ये कंपनी तो अच्छी है, चलो ऐसे ऐसे काम करा, हो गया, मैं नहीं जा रहा डिटेल में। क्यों? क्योंकि ये कंपनी का तो मुझे पता है। और अगर वो डिटेल में जाएगा भी नहीं, उसने देखा कि यार यार ठीक है गलती कर दी ना, कोई बात नहीं ना, यहाँ का स्टाफ तो मेरा दोस्त बन चुका है, हमारे व्हाट्सएप के खुद के गुड मॉर्निंग गुड नाइट के ग्रुप्स हैं, हम लोग गोल्फ खेलने जाते हैं या फिर हम लोग डिस्को पे मिलते हैं। तो हमने कहा नहीं यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, तो CA राम को हमेशा नहीं भेजना, आपको उसको भी रोटेट करना ज़रूरी है, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा उसमें हम इसकी बात करेंगे, वहाँ पर इसी की बात करी गई है कि भाई बार बार वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जा रहा है तो कितने साल तक जाना चाहिए। तो है ना, ICAI ने देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा, लेकिन प्रोनाउंसमेंट्स में लिख दिया कि भैया 7 साल तक अगर वो है, लिख लो आप भी इसको यहाँ पर कि 7 साल तक जा रहा है तो ठीक है, वरना उसके आगे फैमिलियरिटी थ्रेट आ जाएगा और वो बंदा मतलब नहीं, आपको रोटेशन ज़रूरी है, मतलब 7 साल से पहले पहले रोटेट कर दो। तो देखो, यूजिंग द सेम सीनियर पर्सनल ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट ओवर अ प्रोमोट पीरियड may impair the quality of performance of the engagement. Therefore, the firm should establish a criteria determine the needs of safeguard to address this threat. तो फर्म खुद का एक क्राइटेरिया बना सकती है। फर्म ने बोला कि हर 5 साल में हम रोटेट कर देंगे बंदे को, या 3 साल में रोटेट कर देंगे हम बंदे को, ठीक है। इन डिटरमाइन appropriate criteria, the firm considers such matter as द नेचर ऑफ द एंगेजमेंट इंक्लूडिंग एक्सटेंड टू विच इन्वॉल्व्स मैटर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। तो हम देखेंगे कि भाई इसकी वजह से जो पर्सन जा रहा है बार बार, उसका कोई फैमिलिटी थ्रेट अगर बन चुका है तो इसकी वजह से पब्लिक को क्या खतरा है, स्टेक होल्डर्स को क्या खतरा है, ठीक है, वो हम देखेंगे। उस स्टेक होल्डर्स पे क्या इंपैक्ट आ रहा है वो हम देखेंगे। द लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ सीनियर पर्सनल, ये भी हम ध्यान में रखेंगे कि कितने सालों से वो जा रहा है, उस पर हम ध्यान रखेंगे। तो 7 साल एक यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है 7 साल, देखो यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि 8 साल से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जा रहा है, तो आप बताइए कि वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको बताना होगा कि नहीं नहीं वो 7 साल से ज़्यादा बियॉन्ड हो चुका है, तो वो सही नहीं कर रहा है। एक क्वेश्चन है, मैं करवाऊंगा, लेकिन आप देखो ना यहाँ पर ये रहा मिल गया है इसको ना, ये देखो यहाँ यहाँ मेरे को मिल गया, नॉट मोर देन 7 ईयर्स, देखा। तो 7 साल वाली बात मैंने कंफर्म भी कर दी, यहाँ दे रखी है, प्रोनाउंसमेंट्स में भी दे रखी है, यहाँ भी दे रखी है। चलो वेल एंड गुड है, हमें यहाँ पर मिल गया, मैं यहाँ पर इसको मार्क करवा दिया, ठीक है, इसको मार्क कर लेंगे। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 डाल रहा हूँ मैं, 1 पहले कर चुके हैं, ये 2 है, हम क्वेश्चन वाइज चलेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखो इस क्वेश्चन में वैसे कोई दम नहीं है, मैं बस ऐसे ही पढ़ा देता हूँ। इसमें पता है क्या है कि एक MN कंपनी है, फर्म है ऑडिटर्स की, उसको अपॉइंटेड बाय बैंक टू कंडक्ट स्टॉक ऑडिट ऑफ अ बोरोवर। बैंक ने अपॉइंट किया है कि हमारे बोरोवर का करो, ठीक है, स्टॉक ऑडिट करो। तो मैंने है ना, देखो मैंने एश्योर कर दिया क्लाइंट को कि देखो मैं क्लीन ऑडिट रिपोर्ट आपकी दे दूंगा, लेकिन मुझे ना क्विट प्रो क्यो का आपने लॉ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ, इंटर में पढ़ा होगा वरना, कि समथिंग इन रिटर्न, मुझे बदले में कुछ दे दो, मैं आपकी क्लीन रिपोर्ट दे दूंगा, मतलब वो पैसे मांग रहा है। तो क्या यहाँ पर ये ठीक है? तो पीछे आंसर देख लेना कि जो ये अप्रोच है इस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, इसका नाम है सुधांशु, ये अप्रोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये वॉयलेट कर रहा है कोड ऑफ एथिक्स को। और इसमें आपको ये भी लिखना होगा कि मतलब वो पॉलिसी, मतलब जो भी फर्म की पॉलिसीज़ है लगता है उसको ढंग से मतलब कम्युनिकेट नहीं हुई हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर एक बार पीछे पढ़ लेना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर में अगर आ भी जाए कभी तो बस इतना लिख देना काफ़ी है। मैं पेपर में नहीं आएगा इतना, ऐसा फुद्दू सा क्वेश्चन नहीं पूछते ICAI कि मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही बच्चे को पता चल जाए कि तो गलत हो रहा है नहीं वैसे पूछ भी लेते हैं, उसमें अच्छा खासा फिर तुम्हें डिटेल लिखना होता है। तो
तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे। देखो इसको आंसर में पीछे लिखे नहीं हुए, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर ये पेपर में आ गया तो कैसे प्रेजेंटेशन देनी है। पीछे जो लिखा हुआ है वो तो बस ये लिखा रखा है येस नो, उसके बाद का क्या प्रेजेंटेशन कौन देगा। तो वहाँ पर जब ये लिखा हुआ है ना कि उसको सही से कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो कम्युनिकेट नहीं हुआ तो ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे, ए और बी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। ये क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पर है ना, यहाँ दे रखा है आगे, नहीं मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूंस का क्या मतलब है। एक्सेप्टेंस का मतलब है कोई नया बंदा मेरे पास आया तो मैं क्या एक्सेप्ट करूँ कि ना करूँ। कॉन्टिन्यूंस का मतलब है कि जहाँ मैं पहले से काम कर रहा था तो उसको आगे काम करूँ या ना करूँ या विड्रॉ कर दूँ। तो ये कैसे हम डिसाइड करेंगे, देखो फर्म ये वाला डिसीजन लेने से पहले ना इन पॉइंट्स को देखेगी। एक तो इंटीग्रिटी देखेगी क्लाइंट की, कि जो हमारा क्लाइंट है क्या वो ऑनेस्ट है, उसकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, क्या वो एथिकल बिहेव कर रहा है। अच्छा ये सब पता कैसे चलेगा, क्लाइंट से मिल लो पता चल जाएगा। प्रमोटर का, की मैनेजर और पर्सनल का, मतलब आपको अपने क्लाइंट का, प्रमोटर का और की मैनेजरियल पर्सनल जो भी उस कंपनी का है उससे मिलकर ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि वो इंटीग्रिटी है कि नहीं है। अगर मान लो सामने वाला हमें पता है कि फ्रॉड ही लग रहा है, इंटीग्रेट नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है उसके अंदर, तो यार मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा, मैंने कहा भाड़ में जा। या फिर मान लो मैं जहाँ ऑडिट कर रहा था वहाँ मैनेजमेंट में कोई बंदा बदल गया, मान लो उनका प्रमोटर ही बदल गया, नहीं प्रमोटर नहीं, मैनेजिंग पर्सनल बदल गया, वो सारे काम देखना था, मैनेजिंग डायरेक्टर बदल गया, अब वो सारे काम देख रहा था लेकिन उसकी ऑनेस्टी बहुत ही घटिया है, ऑनेस्ट ही नहीं है बंदा। मैं इसकी इंटीग्रिटी ख़राब है, मैं रिज़ाइन करके जा रहा हूँ। मैंने रीज़न ऑफ रेजिग्नेशन में भी लिख दी ये बात। ठीक है, इसके बाद हम कॉम्पिटेंस देखेंगे, मतलब एक्सेप्ट करने से पहले हम कॉम्पिटेंस देखेंगे किसकी, अपनी खुद की, टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, कि भाई मैं कैपेबल हूँ कि नहीं, क्या मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं कि मैं इस ऑडिट को परफॉर्म कर सकता हूँ। क्या मेरे अंदर, क्या मेरे मेरे जो बच्चे हैं, एक मिनट, क्या मेरे अंदर अरे क्या मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, क्या मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, क्या मेरे पास रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं मेरे पास उधर की ऑडिट करने के लिए। पता चला हमें कंपनी तो बहुत बड़ी मिल गई, उन्होंने हमें अपॉइंट किया, हमारे पास बंदे हैं 10, हमने कहा हमारे 10 बंदे जा ही नहीं सकते, आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, आपको और भी ऑडिटर अपॉइंट करने चाहिए, आपके यहाँ पर ग्रुप ऑडिट बोल रहा हूँ, आपके यहाँ पर मतलब और भी ऑडिटर होने चाहिए। मतलब जैसे होता है ना, कभी भी बड़ी कंपनी होती है वहाँ 3 ऑडिटर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक। तो हमें ये सारी चीज़ें देखते हुए चलना है, कॉम्पिटेंसी देखनी है। इसके अलावा हमें देखना है कंप्लाइंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, क्या हम मतलब क्या कंपनी जो है वो एथिकली रिक्वायरमेंट्स के साथ सारे कंप्लाइंसेस कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है तो एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, ये सब देखना है। इसके बाद आ जाओ, ये सब मैं अभी पढ़ाऊँगा, पहले नीचे आ जाओ। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, इफ़ देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द फर्म एंड क्लाइंट, अगर हमारी फर्म में और क्लाइंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इंटरेस्ट का, तो वो क्या प्रॉपरली रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो हो सकता है कि अभी मैं ना कॉन्टिन्यूंस की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ काम को, मैं ऑडिट कर रहा हूँ किसी कंपनी की, मेरे को कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, मैंने कहा यार ये बात नहीं बनी यार, वो फर्म कह रही है नहीं नहीं सही तो है, सही तो है, क्लाइंट कह रहा है सही तो है, मेरी फर्म कह रही है नहीं नहीं सही नहीं है, तो क्या वो प्रॉपरली रिसॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। ये होता है किसी नई कंपनी के आने के लिए, अगर कोई किसी कंपनी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब किसी नई कंपनी में काम करने जा रहे हैं, तो उसमें ये चेक करेंगे। ठीक है, और अगर हम पहले से किसी में काम कर रहे हैं तो वो देखेंगे कि हमारा जो भी है वो रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो अभी आ जाएगा वो पॉइंट भी। वेयर द फर्म ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन दैट वुड बी कॉज ए डिक्लाइन, अगर हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली फर्म को जिससे कि हमें लग रहा है कि हमें एंगेजमेंट डिक्लाइन कर देनी चाहिए, ठीक है, एंगेजमेंट डिक्लाइन कर देने चाहिए, तो हमें ना कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए। क्या क्या, देखो पहले तो है ना मैं एक मिनट, हाँ पहले तो मैं अपने प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखूंगा इस सर्कमस्टांस के लिए। ठीक है, अगर 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 पॉसिबल हुआ तो मैं विड्रॉ भी कर दूंगा एंगेजमेंट से, यहाँ ये पॉइंट मार्क कर लो, देखो मैं आपको ना मार्क करवाते रहता था। द प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द सर्कमस्टांसेस, पहले तो मैं देखूंगा कि अगर मेरे को लग रहा है कि यार ये जो भी हुआ है ना, मतलब इसकी वजह से मुझे डिक्लाइन कर देना चाहिए कि यार मैं मतलब एंगेजमेंट से हट रहा हूँ, तो मेरे को क्या क्या देखना चाहिए। तो पहले तो मुझे अपने प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर पॉसिबल लग रहा है तो विड्रॉ कर दूंगा मैं दोनों से। देखो यहाँ पर है ना, कन्फ्यूज़ मत हो जाना, फ्रॉम बोथ
द एंगेजमेंट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप। एंगेजमेंट का क्या मतलब है? ऑडिटिंग एंगेजमेंट, जो भी आप एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, ऑडिट की कर रहे हो या फिर आप अपनी एश्योरेंस की कर रहे हो, रिव्यू की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो और रिलेटेड सर्विसेज कर रहे हो, वो एंगेजमेंट। एंड क्लाइंट रिलेशनशिप, क्लाइंट रिलेशनशिप का मतलब है अगर आप उसको कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे थे तो मैंने कहा यार मैं वो भी नहीं कर रहा, जा तेरे यहाँ, मैं ऑडिट भी नहीं कर रहा और कोई भी सर्विसेज तुझे नहीं दे रहा, मैं भाड़ में जा दूँ यहाँ से। मतलब मेरी ऐसी लड़ाई हो चुकी है क्योंकि वो मेरी बातें ही नहीं मान रहा। मैं उसको बोल रहा हूँ कि ऐसे करना है, वो कह रहा है नहीं नहीं मैं ऐसे करूँगा ही नहीं। तो मैंने कहा तू भाड़ में जा, मैं तेरी ना ऑडिट कर रहा हूँ ना तेरा कोई भी काम कर रहा हूँ। तो ऐसे लड़ाई हो गई। ठीक है, ठीक है। तो और इसके अलावा बस इसमें है ना मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ाता हूँ इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर। अब मैं ले जाता हूँ आपको अपनी पीडीएफ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं। एक एपी एंड एसोसिएट्स है, वो 4 साल से काम कर रहा है एक्सपी लिमिटेड पे। ठीक है, सीए फर्म में। और ये जो एक्सपी लिमिटेड है ना, ये आपकी, इसको ना ऐसे मार्क कर लेते हो, जो एक्सपी लिमिटेड है एफएमसीजी गुड्स बनाती है इंडिया में। एक्सपी लिमिटेड एक्सपैंड कर रही है अपने एरियाज़। तो एपी एसोसिएट ने कहा कि भैया अब मैं काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास है ना नेसेसरी एक्सपर्टीज़ तो नहीं है बाबा। तो एपी एंड एसोसिएट्स ने कहा, उसने कहा कि हम है ना विड्रॉ कर रहे हैं, हम अब हमारे पास विड्रॉ करने के बाद कोई चारा ही नहीं बचा है, तो हम तो है ना विड्रॉ कर रहे हैं कंपनी से, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप, और क्लाइंट रिलेशनशिप भी छोड़ रहे हैं हम। डिस्कस द इश्यूज नीड टू बी एड्रेस बिफोर डिसाइडिंग द विड्रॉ। अब मतलब क्या, मतलब डिस्कस करो कि क्या इश्यूज आपको देखने पड़ेंगे विड्रॉ करने से पहले। तो देखो पहले तो हम है ना SQC1 यहाँ पर कोट करके आएंगे कि SQC1 क्या होता है। SQC1 का पूरा नाम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे द फर्म शुड इस्टेब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेट रिक्वायरमेंट इफ सर्कमस्टांसेस वारंट। तो पहले तो है ना हमें मतलब विद रिस्पेक्ट टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट कम्युनिकेट द रिक्वायरमेंट, अगर कोई मतलब कोई रिक्वायरमेंट कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट है तो वो कम्युनिकेट करके आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपने पॉलिसी एंड प्रोसीजर लिखेंगे। 4 पॉइंट कौन से हैं, देखो ये आगे दे रखे हैं। ये 4 पॉइंट्स ये वाले हैं कि हम क्या करेंगे। देखो आ जाओ। तो पहले तो हम है ना डिस्कस करेंगे अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द क्लाइंट मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नमेंट्स। मतलब कंपनी में, इसको ना हाईलाइट कर देता हूँ मैं। हम पहले डिस्कस करके आएंगे, डिस्कस करेंगे, किससे डिस्कस करेंगे, एक तो क्लाइंट के मैनेजमेंट से और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से। अच्छा, क्लाइंट का मैनेजमेंट कौन है? जो भी वहाँ का अकाउंटेंट हो गया, जो भी मतलब बंदा हो गया उसके मैनेजमेंट का जिससे हम डील कर रहे थे, उससे हम डिस्कस करेंगे। और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस क्या हो गया, जैसे डायरेक्टर्स हो गए तो डायरेक्टर से हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के बारे में हम डिटेल में आने वाले एसेज में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्टर्स को मान लो। ठीक है, डायरेक्टर्स से हम बात करेंगे, हम बात करेंगे कि हम भाई डिस्कस करेंगे कि हम है ना विड्रॉ कर रहे हैं एंगेजमेंट से। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, हम जो भी विड्रॉ कर रहे हैं ना उसका रीज़न भी स्टेट करके आएंगे। ठीक है, उसके बाद वेदर पर्सनल, उसके बाद चेक करेंगे कि कोई प्रोफेशनल या रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि रिमेन इन द प्लेस, कि आपको कंपनी में रहना ही रहना पड़ेगा और रिपोर्ट करनी पड़ेगी विद द रीज़न ऑफ विड्रॉल। तो मतलब अगर आपकी वो है, मतलब रिमेन इन द प्लेस है, तो आपको फिर रहना पड़ेगा। देखो ये कौन से केसेस होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक है ना लॉ में एक पॉइंट था, जैसे कि आपने Q1 की इंटरिम रिपोर्ट दे दी, Q2 की दे दी, Q3 की दे दी। तो अगर Q3 के बाद आप विड्रॉ करना चाहते हो ना तो आपको Q4 की देनी ही देनी पड़ेगी, तो आपको रिमेन इन द प्लेस रहना ही रहना पड़ेगा। तो ये तो एक केस हो गया। ऐसे हज़ार और भी केस हो सकते हैं जहाँ पर आपको ना मतलब लीगल रिक्वायरमेंट रोक रही है कि नहीं नहीं भैया, लॉ रोक रहा है कि आपको है ना विड्रॉ नहीं करना। ठीक है, तो वहाँ आप विड्रॉ नहीं कर सकते। और फर्म टू रिपोर्ट विड्रॉ और बोथ विद द रीज़न टू विड्रॉ ऑफ रेगुलेटरी। ठीक है, और तो अगर आपको कोई लॉ रोक रहा है या फिर आपको कोई एक मिनट यहाँ पर है, और फॉर द फर्म टू रिपोर्ट द विड्रॉल ऑफ द एंगेजमेंट। ठीक है, टुगेदर विद द रीज़न ऑफ विड्रॉल टू रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को बता के आएंगे
कि मतलब इस वजह से मेरे को यहाँ पर रहना पड़ेगा, लेकिन अगर ये वजह नहीं होती तो मैं विड्रॉ कर देता। तो ये भी आपको कंपनी को उसको बताना पड़ेगा, मतलब रिपोर्ट करना पड़ेगा रेगुलेटरी अथॉरिटी को, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे आपको मान लो यहाँ पर थर्ड के बाद आप नहीं कर सकते, मैंने आपको क्या बोला था कि Q3 के बाद आप नहीं कर सकते, आपको Q4 का देना ही देना पड़ेगा इंटरिम रिपोर्ट। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप अब मतलब विड्रॉ तो नहीं कर पा रहे, तो क्या आप कंपनी में रहोगे और कुछ नहीं करोगे? तो आप नहीं, आप ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, इनको बता के आओगे कि देखो भैया मैंने विड्रॉ कर दिया है और इसका रीज़न ये है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि आप ये ना डॉक्यूमेंटिंग द सिग्निफिकेंट इशू, ये जितने भी आपके सिग्निफिकेंट इश्यूज़ हैं, कंसल्टेशंस हैं, कंक्लूजन्स हैं और बेसिस ऑफ कंक्लूजन, इन सबको आप डॉक्यूमेंट करते हुए चलोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। Q3 यही था, मतलब Q3 जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था वो यही था। इसके बाद आ जाओ Q4। अच्छा, Q4 क्या कह रहा है? Q4 ये कह रहा है कि Q4 कह रहा है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का है ये क्या कह रहा है, देखो पढ़ते हैं इसको। ये कह रहा है कि CAM इज़ इंट्रोड्यूस टू प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट इन सोशल फंक्शन। एक सोशल फंक्शन में है ना CAM को ना एक क्लाइंट मिला, चलो इसको ना थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। उसके यहाँ ना क्लाइंट जो था ना, उसके यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सर्च हुई है, ठीक है, और बोगस कैपिटल गेन के वो मिले हैं। लेमेंटिंग पुअर क्वालिटी, लेमेंटिंग का मतलब उसने ना सौरो एक्सप्रेस किया कि देखो मेरे जो प्रेजेंट ऑडिटर है ना, ये सब उसकी वजह से हुआ है। और ही ऑफर्स अपॉइंटमेंट एज टैक्स ऑडिटर, उसने है ना अब हमें एज अ टैक्स ऑडिटर अपने 5 ओन फैमिली फर्म्स में अपॉइंट किया है और बहुत हैंडसम फीस भी दी है। तो आपको ये सब नहीं जानना है, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो भैया देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट आर द फैक्टर्स इवेल्युएटेड बाय एम वांटेड टू टेक अप द एंगेजमेंट। अगर कोई आपके पास क्लाइंट आ रहा है और बोल रहा है ऐसे ऐसे काम करना है, तो आपको क्या क्या फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। तो फैक्टर्स का ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ गया पेपर में तो आप सबसे पहले आंसर में लिखेंगे SQC1 के बारे में आप उसका नाम लिखेंगे और थोड़ा सा SQC1 को डिफाइन भी कर देंगे। जो भी मैंने SQC1 के नीचे वो पढ़ाए थे ना पॉइंट्स, उनको सबको लिख देंगे। कौन से पॉइंट्स, ये देखो, ये पेज नंबर 1 पे दोस्तों, ये SQC1 के नीचे ये जितने भी पॉइंट्स थे ना, ये वाला पूरा पॉइंट लिख देंगे। बस ये इतना पॉइंट लिखेंगे, ये वाला पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, यहाँ मैं लिखवा भी देता हूँ, पेज नंबर कौन सा है ये, 1.7। इसके बाद पेज नंबर 1.7 पे आ जाओ। 1.7 पे क्या है, ये रहा। आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा जब आप किसी भी मतलब कंपनी में आते हो, मतलब किसी भी उसमें किसी भी कंपनी को एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या चेक करना पड़ेगा, तो वो ये लिखना है आपको। क्या क्या लिखना है यहाँ पर, आ जाओ देखते हैं। हमें है ना सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कि बिज़नेस की रेपुटेशन क्या है, उस बिज़नेस की क्या रेपुटेशन है। इसको अलग पेन से लिखते हैं। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बिज़नेस की रेपुटेशन क्या है, ठीक है। आपको नेचर देखना पड़ेगा क्लाइंट्स की ऑपरेशन का, क्लाइंट्स की बिजनेस प्रैक्टिसेस का, ठीक है, कि वो किस टाइप का उसका नेचर है, ठीक है, वो क्या प्रैक्टिस कर रहा है। आपको उसका एटीट्यूड देखना पड़ेगा। अच्छा, एटीट्यूड क्या देखना है, किसका देखना है एटीट्यूड, आपको क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर्स का, की मैनेजमेंट का और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का देखना है कि टूवर्ड्स सच मैटर एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट के लिए उनका क्या एटीट्यूड है, वो आपको देखना है। इसके अलावा आपको देखना है कि वो मेंटेन कर रहे हैं, एक मिनट ये सिलेक्ट नहीं हुआ, मेंटेन कर रहे हैं फर्म की फ़ीस एज लो एज पॉसिबल। ऐसा तो नहीं है कि वो आपको फ़ीस ही बहुत ज़्यादा कम दे रहे हो, कि मतलब ऐसा भी तो हो सकता है लो पॉसिबल वो मेंटेन कर रहा हूँ कि आपका बनता है 5 लाख रुपए लेकिन वो 1 लाख ही देते हैं। उन्होंने कहा देखो हम तो हर साल 1 लाख ही देते हैं और ऐसे ऐसे हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं और अभी 1.5 लाख तक मनी पहुँचा है, प्लीज़ आप 1.5 लाख ले लीजिए। तो ऐसा तो नहीं है। तो इसके अलावा आपको देखना है
कि कोई इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन तो नहीं लगा रहा कि आपके स्कोप ऑफ वर्क में, मतलब आप काम करने गए वहाँ पर उन्होंने बोला कि देखो हम तो ऐसे ऐसे आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे स्पेस, आपको बाहर जाके ऑडिट करना पड़ेगा, हमारे ऑफिस में जगह ही नहीं है बैठने की, क्या ऐसा तो नहीं है? या फिर आपको फाइल्स ही नहीं दे रहे टाइम पर, ठीक है, तो कोई लिमिटेशन तो नहीं लगा रहे। आपको बोला, आपने बोला कि मेरे को तो स्टॉक भी चेक करने, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम है ना स्टॉक नहीं चेक करवाते। तो कोई ऐसा काम तो नहीं है, जैसे मान लो डायमंड्स का काम है तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम स्टॉक नहीं चेक करवाते, आपने चोरी कर लिए। तो मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, हम पे तुम शक क्यों कर रहे हो? तो ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी एग्जाम्पल बन सकता है। इसके अलावा कंपनी कोई मनी लॉन्ड्रिंग में तो नहीं है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रही है, वो आपको देखना है। इसके अलावा आपको रीज़न देखना है प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट का, कि जो भी मतलब, और नॉन अपॉइंटमेंट का, मतलब एक तो अपनी खुद की अपॉइंटमेंट का रीज़न देखना है कि वो क्यों अपॉइंट आपको कर रहे हैं, कि आपकी कैपेबिलिटी से खुश होकर ही उन्होंने आपको अपॉइंट किया है। और नॉन अपॉइंटमेंट का भी रीज़न देखना है प्रीवियस फर्म का, कि पहले वाली फर्म को क्यों उन्होंने निकाला या वो खुद रिज़ाइन करके चली गई, उसका क्या रीज़न था, वो भी आपको पता लगाना है। तो ये पॉइंट्स आप एक बार याद कर लीजिए। इसका मैंने एक वो बनाया था, सिनोनिम बनाने की कोशिश की थी, राणा फीमा। अदरवाइज़ तो ये पॉइंट्स वैसे भी याद हो जाएंगे यार, इसको 2-4 बार पढ़ोगे ना वैसे भी पेपर में याद आ जाएंगे, वरना ये राणा फीमा करके इसको लर्न कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ ये यहाँ पर कवर हो गया है। अब आगे हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है।